प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संचार माध्यमों का स्वरूप, जनसंचार की अर्थ एवं प्रकृति आदि बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम संचार और जनसंचार के बारे में बात करेंगे। संचार क्या होता है, संचार के कितने प्रकार हो सकते हैं और संचार के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, संचार के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं, जनसंचार का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हो सकती है और जनसंचार की प्रकृति या उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम संचार शब्द की बात करते हैं। तो संचार शब्द का अर्थ वैसे जो है हिंदी में इसके समानार्थी शब्द अपन कह सकते हैं कि संवाद या संप्रेषण। संप्रेषण इसके ज़्यादा समकक्षी शब्द है, इसके अर्थ के ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। और संप्रेषण का अर्थ है भेजना, तो विचारों सूचनाओं का भेजना, उनको पहुंचाना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, वही संचार है। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है। और इस कम्युनिस शब्द का अर्थ होता है विचार, सूचना, संदेश का संचरण या संप्रेषण। और इस आधार पर संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों, सूचनाओं, तथ्यों, दृष्टिकोणों को समझकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहभागिता करता है। विचारों, सूचनाओं, तथ्यों को एक व्यक्ति स्वयं समझता है और उसके बाद उन सूचनाओं, विचारों का वो दूसरे व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ सहभागिता करता है, मतलब साझा करता है। एक व्यक्ति विचारों को, सूचनाओं को अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है और इसे ही संचार कहते हैं। और इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि संचार की प्रक्रिया में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक सूचना को देने वाला है और एक सूचना को प्राप्त करने वाला है। तो जो सूचना देने वाला है उसको संप्रेषक कहा जाता है और सूचना प्राप्त करने वाले को प्रापक, प्राप्तकर्ता आदि नाम दिए गए हैं। इस पर हम संचार के तत्वों के अंतर्गत बात करेंगे। पीटर लिटरल के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है ताकि समझ में अभिव्यक्ति हो। सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक या संगठनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का विनिमय ही संचार कहलाता है। और इसका उद्देश्य आपस में समझदारी की वृद्धि करना, सूचना की जानकारी प्राप्त करना। जे पॉल लिगन्स ने संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे सभी विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में ये संप्रेषक और प्रापक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है। लिगन्स ने भी विचारों, अनुभव, तथ्यों के विनिमय को ही संचार माना है और इसका उद्देश्य ये होता है कि उस सूचना की जानकारी, उसका सामान्य ज्ञान जो है वह प्रापक तक या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। संप्रेषक भेजने वाले और प्रापक प्राप्त करने वाले के बीच में एक अन्य जो चीज़ है वह है संदेश।
जो विचार, जो सूचना भेजी जा रही है वो संदेश है। तो मुख्य रूप से जो संचार प्रक्रिया उसके 3 तत्व है, संप्रेषक, प्रापक और संदेश। और संप्रेषक और प्रापक के बीच संदेशों के आदान प्रदान की जो ये कड़ी है, श्रृंखला है, समाचारों के, सूचनाओं के आदान प्रदान की जो श्रृंखला है या सूचनाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वही संचार कहलाती है, जे पॉल लीगन्स के अनुसार। अब संचार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो संचार के प्रकारों के 3 माध्यम हो सकते हैं। एक तो संगठन की दृष्टि से, एक संचार का प्रवाह मार्ग उसकी दृष्टि से, और एक है संचार माध्यमों की दृष्टि से। संगठन की दृष्टि से संचार 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो संचार है वो किसी संस्था, संगठन के बीच होता है, और इसमें संचार या सूचना का या संदेश का जो संचरण है वह नियोजित रूप से होता है। एक निश्चित रूप में व्यवस्थित तरीके से सूचनाओं या संदेश का प्रेषण औपचारिक संचार के बीच होता है। जैसे एक संस्था है, एक संगठन है, तो उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच एक पदानुक्रम होता है, पदों के अनुसार उनका एक क्रम होता है, और उस पदानुक्रम में जब भी संचार किया जाएगा तो उसमें कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी के बीच जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तो उनमें कुछ निश्चित औपचारिकताएं हैं, और वो संचार व्यवस्थित रूप से और नियोजित रूप से होता है। तो इनमें औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है, और ये किसी संगठन के भीतर होने वाला संचार है। अनौपचारिक जो संचार है, इसमें संचारक और प्रापक, इसके बीच में किसी तरह की औपचारिकता का निर्वहन नहीं करना पड़ता है। ये संचारक और प्रापक के अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करती है, जबकि औपचारिक संचार में संचारक और प्रापक के बीच निश्चित औपचारिकताओं का पालन करना होता है, जबकि अनौपचारिक संचार में आत्मीय संबंध होते हैं, और संचारक जो है वो अपने चेहरे की मुख मुद्राओं, भावनाओं, संकेतों, इनके द्वारा भी अपने जो बात है उसको प्रापक तक पहुंचाता है। तो इसमें किसी तरह की पहले से निश्चित नियोजन नहीं होता है। संचार प्रवाह के आधार पर कि संचार का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, संगठन की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 भेद इसके हैं, क्षैतिजिक संचार और समतलीय संचार। क्षैतिजिक संचार के भी फिर 2 भेद हो जाते हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। अधो का अर्थ होता है नीचे की ओर जाने वाला, और ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला। जब एक संस्था में उच्च अधिकारी से सूचना या संदेश निम्न अधिकारियों की ओर प्रेषित होता है तो वह तो अधोमुखी संचार होता है, और जब संदेश या सूचना अधीनस्थ अधिकारियों से, निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों की ओर पहुंचती है, सूचना का संप्रेषण उच्च अधिकारियों की ओर होता है, तो उसे ऊर्ध्वमुखी संचार कहा जाता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान नीचे से ऊपर की ओर होता है, और इसमें सूचना या विचारों का आदान प्रदान ऊपर से नीचे की ओर होता है। समतलीय संचार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समतल, बराबर, तो जहां पर समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे समतलीय संचार कहा जाता है। और इसे सामान्य शब्दों में पगडंडी संचार
भी कहा जाता है, पार्श्विक संचार भी कहा जाता है। माध्यम के आधार पर संचार के 3 प्रकार है, सर्वे संचार, दृश्य संचार और दृश्य सर्वे संचार। सर्वे संचार में सूचनाओं को प्राप्त करने का या सूचनाओं के प्रेषण का जो माध्यम होता है वह सर्वे माध्यम होता है, जिसमें श्रोता या प्रापक जो है वह केवल संदेश को सुन सकता है। और दृश्य संचार में सूचनाओं का प्रेषण जो है वो दृश्य माध्यमों के द्वारा किया जाता है और इसमें सूचनाओं को देखा जा सकता है। प्रापक संदेश को देख करके सूचना प्राप्त करता है। ऐसे इसके उदाहरण, सर्वे संचार का उदाहरण रेडियो हो सकता है। दृश्य संचार में जो है विभिन्न होर्डिंग्स जो है उनमें जो सूचनाएं होती है उनको देख करके और पढ़ करके जो है श्रोता वो या प्रापक सूचनाओं को प्राप्त करता है। मुंह का विनय है, वहां भी दृश्य संचार होता है। दृश्य सर्वे संचार जिसमें सूचनाओं या संदेश को प्राप्त करने के लिए प्रापक नेत्र और कान दोनों का ही उपयोग करता है, जिसमें सूचनाओं को देख करके भी और सुन करके भी प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर दृश्य सर्वे संचार होता है। टेलीविजन है वो दृश्य सर्वे संचार है। संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? पहले भी मैंने बात की कि संचार में 3 मुख्य बातें हो गई, एक तो भेजने वाला और एक जो है प्राप्त करने वाला और एक जो है क्या भेजा जा रहा है संदेश। जयपाल लीगंस ने संचार प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए उसमें 8 तत्वों की बात की है। एक तो संप्रेषक या संचारक, मतलब समाचार को जो भेजता है, संदेश को जो भेजता है वह संप्रेषक या संचारक कहलाता है, जिसको संदेशदाता या कम्युनिकेटर भी कहते हैं। दूसरा है संदेश, जो सूचना दी जा रही है वह सूचना ही संदेश कहलाता है। संप्रेषक या संचारक प्रापक को जो कुछ बतलाना चाहता है, जो बताना चाहता है वह संदेश है। तीसरा है संचार माध्यम। संचार माध्यम संचारक प्रापक तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का चयन करता है। वह माध्यम रेडियो हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, टेलीविज़न हो सकती है और मौखिक रूप से भी सभाओं और बैठकों में इसका जो है वो आपसी बातचीत में जो है मौखिक रूप से इसका संप्रेषण किया जाता है। तो तीसरा है संचार माध्यम, जिसके जो संचारक यानी संदेश भेजने वाले और संदेश को प्राप्त करने वाले के बीच में एक चैनल का कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है। फिर है एनकोडिंग या संकेतीकरण। संचारक जो सूचना प्रापक तक पहुंचाना चाहता है उस सूचना को वो विशेष संकेतों में परिवर्तित करता है और वो संकेत चाहे शब्द हो सकते हैं, चाहे चित्र हो सकता है, पोस्टर हो सकता है। तो सूचना को सांकेतिक रूप देता है ताकि प्रापक उसको उसके अर्थ को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, जिसको एनकोडिंग कहते हैं। और एनकोडिंग में जो है वो या तो बोलकर या लिखकर अपनी सूचनाओं को भेजता है। अगला है इसका डिकोडिंग।
प्रापक तक सूचनाएं जब पहुंचती है तो प्रापक उन सूचनाओं के डिकोडिंग करता है। जैसे संचारक बोल करके सूचनाएं पहुंचा रहा है तो प्रापक जो है उनको सुनकर के सूचनाओं के अर्थ को, आशय को, भाव को समझने का प्रयास करेगा और ये प्रापक की क्षमता पर निर्भर करता है और संचारक की संप्रेषण क्षमता पर निर्भर करता है कि संचारक जिस अर्थ में सूचना को प्रापक तक पहुंचाना चाहता है वह उस रूप में प्राप्त कर पा रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त है प्रापक या प्राप्तकर्ता या रिसीवर, और एक है फीडबैक या प्रतिक्रिया। फीडबैक जिसको प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। समाचार या सूचना जब प्रापक को प्राप्त हो जाती है तो उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उस पर अपने विचार व्यक्त करता है और वही जो है फीडबैक या प्रतिक्रिया कहलाती है। ये 8 जो तत्व है इनकी बात संचार के तत्वों में की जाती है। मुख्य रूप से संचार के 3 तत्व माने जा सकते हैं, एक प्रेषक, एक प्रेषित यानी प्राप्त करने वाला प्रापक और एक संदेश। अगर प्रापक उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है तो उसमें प्रतिक्रिया या फीडबैक भी जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ फिर प्रापक जो है वो प्रेषक हो जाता है और ये प्रापक हो जाता है। अगर यही प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो ये पता नहीं चलता कि संचारक कब प्रापक हो गया और प्रापक कब संचारक हो गया। तो संचार के विविध रूप जो है उन पर अपन बात करते हैं। संचार के 4 रूप माने गए हैं। वैयक्तिक संचार या अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक का अर्थ है एक व्यक्ति के भीतर होने वाला। तो जब एक व्यक्ति खुद अपने आप से बात करता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। किसी भी समस्या पर व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, कोई बात वो सुनता है तो उसको पर मंथन करता है, ये उसके व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत आता है जिसमें वो स्वयं से बातें करता है। इसमें संचारक और प्रापक दोनों की भूमिका वह एक ही व्यक्ति निभाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वहां पर अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में जो प्रापक है वह एक भी हो सकता है, एक से भी अधिक हो सकता है, पर मुख्य रूप से ये 2 व्यक्तियों के बीच में ही होने वाला संचार है। समूह संचार, जब संचार एक संचारक और एक से अधिक प्रापकों के बीच, मुख्य रूप से 15-20 प्रापकों और इससे भी अधिक 50-60 प्रापकों के बीच जो संचार होता है वो समूह संचार कहलाता है। जैसे कक्षा में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो वहाँ होने वाला जो संचार है वो समूह संचार है। इसी तरह अगर एक नेता एक सभा में जन समूह को संबोधित करता है, अपने सामने बैठी भीड़ को संबोधित करता है तो वो समूह संचार है। लेकिन उस संबोधन का, उस बैठक का प्रसारण संचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है तो उस नेता के जो विचार है, जो सूचनाएं हैं, उनका प्रसारण अलग अलग स्थानों पर स्थित बिखरी हुई जन समुदाय तक होता है, विस्तृत जन समुदाय तक होता है और फिर वो जन संचार का रूप ले लेता है। तो समूह संचार में प्रापकों की संख्या एक से अधिक होती है,
15, 20, 50, 60 हो सकती है। और समूह संचार से भी जन संचार में प्रापकों की संख्या अनगिनत होती है। और जन संचार में जिन प्रापकों तक ये समाचार पहुंचता है वो बिखरे हुए होते, अलग अलग क्षेत्रों में स्थित होते हैं, और उनके बीच में जाति, लिंग, इस तरह का जो है, इस तरह की कोई समानता नहीं होती, विभेद होता है। जन संचार संचार का वह रूप है जिसमें विशाल जन समूह के साथ संचार किया जाता है। जन संचार में जन का अर्थ वह वृत्त जन समुदाय है जो बिखरा हुआ होता है, अव्यवस्थित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में स्थित होता है। जन संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुल रूप में प्रस्तुत किए गए संदेशों को, और जन संचार में एक साथ बहुत सी सूचनाएं दी जाती है, उन संदेशों को संचार माध्यमों के जरिए एक दूसरे से अनजान तथा विषम जातीय जन समूह तक संप्रेषित किया जाता है। जब कोई राजनेता किसी जनसभा को संबोधित करता है और उसका प्रेषण जो है वो समाचार माध्यमों, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से किया जाता है, तो फिर वह सूचना उस सभा में स्थित लोगों तक न रह करके देश के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए जन समुदाय तक फैल जाती है। वह जन संचार कहलाता है। जैसे मोदी जी की मन की बात, तो वह जन संचार। D.S. मेहता ने जन संचार की परिभाषा क्या दी है कि जन संचार का अर्थ है सूचना, विचार या मनोरंजन का प्रसारण संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, प्रेस या फिल्म द्वारा किया जाता है, तो वो जन संचार कहलाता है। कोई भी सूचना या विचार इन संचार माध्यमों से प्रेषित किया जाता है तो उसे जन संचार, क्योंकि इनके द्वारा प्रेषित जो संचार है वो विस्तृत जनता तक पहुंचता है। विजय कुलश्रेष्ठ ने जनसंचार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जन संचार संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें संचार माध्यमों के द्वारा जन समुदाय के अधिक संख्यक लोगों तक विविध जाति एवं लिंग भेद को महत्व न देकर अपने संदेश, विचार और अभिवृत्तियों को प्रसारित किया जाता है, और देर सवेर उसकी प्रतिपुष्टि, फीडबैक भी प्राप्त की जा सकती है। तो संचार माध्यमों, और संचार माध्यम जो है रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है या मीडिया है, इनके द्वारा कोई एक संदेश विस्तृत जन समुदाय तक, जिनमें जातिगत आधार पर किसी तरह की कोई समानता नहीं होती, विषमताएं होती है, उन तक पहुंचाया जाता है, तो वो जन संचार कहलाता है। जन संचार माध्यमों का वर्गीकरण या उनकी प्रकृति को अपन देखें तो दो प्रकार के हैं। एक तो मुद्रित माध्यम, जिसके अंतर्गत जो है छपे हुए माध्यम आते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वो मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत आती है। पुस्तकें जो है मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत आती है। आजकल समाचार पत्र, पत्रिकाएं दैनिक भी है, साप्ताहिक भी है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो जो सर्वे माध्यम है, टेलीविजन जो सर्वे दृश्य माध्यम है, फिल्म है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स है और टेलीकॉन्फ्रेंस है आदि आते हैं। तो जन संचार एक विस्तृत जन सूचनाओं को पहुंचाना है। धन्यवाद।